मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत में औकाफ की कुल कितनी जायदाद है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का क्या काम है, स्टेट वक्फ बोर्ड का क्या काम है, औकाफ की जायदाद से कितना किराया आता है, कितनी आमदनी होती है और कितनी आमदनी हो सकती है एक्चुअल में अगर सही से मैनेज किया जाए। और ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, इससे औकाफ की जायदाद का किराया बढ़ेगा, मुसलमानों का फ़ायदा होगा या फिर औकाफ की जायदाद पर कब्ज़ा शुरू हो जाएगा। अभी औकाफ की ऐसी कितनी जायदाद है जिस पर सरकार का कब्ज़ा है, ऐसी कितनी जायदाद है जिस पर ख़ुद मुसलमानों का कब्ज़ा है, ऐसी कितनी जायदाद है जिस पर कब्ज़ा किसी का नहीं है लेकिन किराया भी वक्फ बोर्ड को नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में पूरी तफसील जानेंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे। मिला टाइम्स की टीम ने मेहनत की है, रिसर्च किया है और पूरा डेटा जानने की कोशिश की है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिला टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। भारत में वक्फ बोर्ड की जो तारीख़ है बहुत पुरानी है और 1940 के आसपास सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर में मजलिस औकाफ कायम किया गया था, जिसका मकसद यह था वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है या मुसलमानों ने अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम जो वफ़ कर रखा है, मस्जिदों के नाम मुसलमानों ने जिस ज़मीन को वफ़ कर रखा है या मदरसा के नाम वफ़ कर रखा है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको चलाने के लिए एक इदारा बनाया जाए। और ब्रिटिश एम्पायर में जो इदारा बनाया गया था उसको नाम दिया गया था मजलिस औकाफ का। आज़ादी के बाद 1954 में बाज़ाब्ता एक्ट लाया गया और वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाया गया कि वो मरकज़ी हुकूमत के तहत काम करेगा और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जिम्मेदारी होगी स्टेट वक्फ बोर्ड को गाइडलाइंस देना, उसकी रहनुमाई करना, स्टेट वक्फ बोर्ड के कामों पर नज़र रखना। और पूरे देश में स्टेट वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद कई मरतबा 1954 के वक्फ एक्ट में तरमीम भी हुई, जैसे 1995 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में अमेंडमेंट हुआ और अभी 2025 में भी एक अमेंडमेंट लाया गया है जिस पर लगातार बातचीत हो रही है। अब तक का जो डेटा है, जो तारीख़ है, उसके मुताबिक इंडिया में औकाफ की जो कुल जायदाद है वो 8 लाख से ज़्यादा है और वक्फ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन ज़्यादातर सूबों में औकाफ की जो जायदाद है उस पर कब्ज़ा है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही से मैनेज किया जाए, तो जो एनुअल इनकम है वो 12,000 करोड़ रुपए आ सकता है। लेकिन जो फ़िलहाल इनकम आ रहा है देश भर में औकाफ की जायदाद से, वो सिर्फ 163 करोड़ रुपए ही, यानी 11,800 करोड़ कम आ रहा है। सिर्फ 2% ही सही से इनकम आ रहा है वक्फ बोर्ड की जायदाद से, प्रॉपर्टी से, वरना नहीं आ रहा है। ज़्यादातर स्टेट में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा है। महाराष्ट्र में 60% वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर सरकार का कब्ज़ा है। उत्तर प्रदेश में भी 40% से ज़्यादा पर सरकार का कब्ज़ा है। दिल्ली में 30% से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्ज़ा है। और ये जो नया कानून आ रहा है ये कब्ज़ा को और आगे बढ़ाने वाला है, चूँकि इस नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में C3 क्लॉज में वाज़े लफ्ज़ों में लिखा गया है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर पहले गवर्नमेंट का क्लेम था या इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद गवर्नमेंट का क्लेम होगा कि वो सरकार की प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। आइए मैं आपको पूरे डेटा के साथ चीज़ें समझा रहा हूँ कि इंडिया में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है और किस स्टेट में कितनी जायदाद है और उसका जो एरिया है, जो एकड़ में जो रकबा होगा वो कितना होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो वक्फ की टोटल जायदाद है वह है 2,17,161 और इसका जो टोटल एरिया होगा, जो अंदाज़ा है वो 10,08,580। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो है 15,386 और इसका जो टोटल एरिया है एकड़ में वो 20
30,483। उत्तर प्रदेश के बाद वक्फ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 80,480 और ये जो टोटल एरिया है वो 82,011। उसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तकरीबन 75,965 और इसका जो टोटल एरिया है वो 72,867। तमिलनाडु में 66,092 वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 65,503। उसके बाद कर्नाटका में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 62,830 और इसका जो टोटल एरिया है वो 5,96,516। उसके बाद केरला में वक्फ की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो है 53,282 और केरला में जो वक्फ की प्रॉपर्टी का टोटल एरिया है वो 36,167। उसके बाद तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 45,682 और यहाँ जो टोटल एरिया है वो 1,43,305। गुजरात में वक्फ की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 39,940 और यहाँ जो एरिया है वो 86,438। महाराष्ट्र में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 36,701 और जो टोटल एरिया है महाराष्ट्र में वक्फ की जायदाद का वो 2,01,105। उसके बाद मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 33,472 और यहाँ जो एरिया है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का वो 6,79,072। राजस्थान में वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी है 30,895 और यहाँ टोटल एरिया है 5,09,725। हरियाणा में वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी है 23,267 और यहाँ टोटल एरिया या रकबा है 36,882। दिल्ली में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 2,195 और ये जो टोटल एरिया है 999 एकड़। बिहार में दो वक्फ बोर्ड है, शिया अलग बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास टोटल प्रॉपर्टी है 6,866 और वो जो टोटल एरिया है 1,69,344। बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के पास टोटल प्रॉपर्टी है 1,750 और वो जो टोटल एरिया है 29,009। जम्मू एंड कश्मीर में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 32,533 और उसका जो एरिया है 3,50,300। उसके बाद आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी है 14,685 और वो जो एरिया है टोटल 78,229 एकड़। छत्तीसगढ़ में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 4,230 और टोटल एरिया है 12,347 एकड़। ओडिशा में वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी है 10,314 और जो इसका एरिया है वो 28,714। झारखंड में वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी है 698 और जो टोटल एरिया है 1,084। हिमाचल प्रदेश में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 5,343 और टोटल एरिया है 8,727। मणिपुर में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 991 और टोटल एरिया है एकड़ में 10,077। त्रिपुरा में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 2,814 और ये एरिया है 1,015। आसाम में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 6,556 और ये पूरा एरिया है 7,663। उत्तराखंड में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 5,388 और जो कुल एरिया है वो 21,000 के आसपास है। पुडुचेरी में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 693 और एरिया है 352 एकड़। लक्षद्वीप में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 896 और टोटल एरिया है 143 एकड़। चंडीगढ़ में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है ओनली 36 और जो एरिया है 33 एकड़। दादरा नागर और हेविल में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 30 और एरिया है 4 एकड़। मेघालय में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 58 और एरिया है 889। अरुणाचल प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है 151 और टोटल एरिया है 178 एकड़। तो ये जो तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी है ये कुल नंबर होता है 8,72,328 और ये जो टोटल एरिया है वो है
38,16,291 एकड़ इतना बड़ा एरिया है वक्फ की प्रॉपर्टी का। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है इंडिया में वो वक्फ बोर्ड के पास है और मुसलमानों की तरफ से गिफ्टेड वक्फ है, जिसमें मसाजिद की जगह है, मदारिस की जगह है, मज़ारों की जगह है, खानकाहों की जगह है और कुछ ऐसी जगह हैं जो मस्जिद पर मुश्तमिल नहीं है, मदरसों पर मुश्तमिल नहीं है, लेकिन वहाँ पर दुकानें बनी हुई है या वो खाली ज़मीन है और वो सब की सब वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जायदाद है। और यही वजह है कि जब सचर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी किया तो सचर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पूरा जायज़ा पेश किया कि वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में 8,72,328 प्रॉपर्टी है और जो ऑफिशियल पूरा लैंड एरा होगा वो 38 लाख एकड़ ज़मीन है। सचर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अगर औकाफ की जायदाद को सही से मैनेज किया जाए तो इससे जो किराया है, इसकी जो दुकानें हैं, इसकी जो खाली प्रॉपर्टी है, अगर सही से उनका इस्तेमाल किया जाए तो 12,000 करोड़ इनकम आ सकता है। फिलहाल जो एनुअल इनकम आ रहा है पूरे देश में वक्फ बोर्ड की जायदाद से या वक्फ बोर्ड से वो सिर्फ 163 करोड़ और जो आ सकता है, जिसकी उम्मीद है, वो है 12,000 करोड़, यानी 11,800 करोड़ जो किराया है वो नहीं आ रहा है। इतना का लॉस हो रहा है, इतना गैप है, सिर्फ 2% ही आ रहा है जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है उससे। अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इतना गैप क्यों है, इतना किराया कम क्यों आ रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने सही से वक्फ बोर्ड को मैनेज नहीं किया, मुतवल्लियों ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और जब डिजिटलाइज़ करने का आदेश आया कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको डिजिटलाइज़ किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन करा जाए, तो सिर्फ 3 लाख प्रॉपर्टी का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है, इससे ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। वक्फ बोर्ड की 90,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर देश भर में कब्ज़ा है। तकरीबन 30% से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर पूरे देश में कब्ज़ा है। उसके अलावा कुछ स्टेट में ज़्यादा है। महाराष्ट्र में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 60% ज़मीन पर गवर्नमेंट का कब्ज़ा है। दिल्ली में भी 30% से ज़्यादा पर गवर्नमेंट का कब्ज़ा है। पंजाब में 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का कब्ज़ा है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है, वेस्ट बंगाल का है, तमिलनाडु का है, दूसरे इलाकों का है और उन सब को वक्फ बोर्ड लगातार खाली कराने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार के दबाव में वक्फ बोर्ड इन सब इलाकों को खाली नहीं करा पाता है। और अब जो नया रूल आया है, जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो इस एक्ट के हवाले से सरकार तो दावा ये कर रही है कि वक्फ बोर्ड के इनकम में इजाफा हो जाएगा, मुसलमानों की हालत अच्छी हो जाएगी, औकाफ को सही से मैनेज किया जाएगा, जो करप्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह दावा है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के C3 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी ऐसी ज़मीन है जिस पर सरकार का दावा है कि वो सरकार की ज़मीन है, खा वो दावा इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से पहले का है या इस एक्ट के बाद आएगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो सरकारी ज़मीन बन जाएगी या वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के हवाले से डीएम या हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए अफसर ने यह दावा कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर तनाज़ो है, कंट्रोवर्सी है, इसका सर्वे किया जाएगा, तो कलेक्टर के या ऑफिसर के इस दावा के साथ ही उस ज़मीन के वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस वक्त तक उस ज़मीन को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में ये जो क्लाउज़ है, इसकी वजह से औकाफ की जिन जायदाद पर हुकूमत का कब्ज़ा है वो तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी, इस बात को आप भूल जाइए। उसके अलावा जो बची खुची वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस पर भी सरकार का दावा बढ़ जाएगा। जैसे दिल्ली में वक्फ की 123 प्रॉपर्टी है और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी में ज़्यादातर मस्जिदें हैं या दरगाह है या कब्रिस्तान है। जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर की मस्जिद उसमें शामिल है, इंडिया गेट के चारों तरफ जो मस्जिद है वो मस्जिद उसमें शामिल है, कनॉट पैलेस पर जो मस्जिदें बनी हुई है वो मस्जिदें उसमें शामिल है, या सदर बाज़ार की जो मस्जिद है वो शामिल है,
इस तरह की जो दूसरी अहम मस्जिदें हैं या लोधी रोड की जो मस्जिद है, वहाँ के जो मज़ारात है, वो सब शामिल है 123 प्रॉपर्टी में। और सरकार दावा कर रही है कि ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और DNDO की ये ज़मीन है, सरकार इसका दावा कर रही है। और अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट नहीं होता है तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ पर, औकाफ की जायदाद पर, मस्जिदों पर सरकार का आसानी से कब्ज़ा हो जाएगा। यह कानून पार्लियामेंट से अब पास हो चुका है, पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश की गई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अब सुप्रीम कोर्ट में यह कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल तो इस कानून के बाज़ सेक्शन पर स्टे लगा हुआ है जिसकी वजह से वक्फ बा यूज़र को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया गया या कम अज़ कम इस तरह के क्लाउज और सेक्शन को इस कानून से नहीं हटाया गया तो फिर औकाफ की ज़्यादातर जायदाद पर कब्ज़ा शुरू हो जाएगा। और ज़्यादातर औकाफ की जायदाद जिस पर सरकार का कब्ज़ा होगा उसमें मस्जिद होगी, कब्रिस्तान की जगह होगी, मज़ारों की ज़मीन होगी, औकाफ की वो जायदाद होगी जो खाली पड़ी हुई है। तो आप भूल जाइए कि नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से औकाफ का जो मिसमैनेजमेंट है वो दूर होगा, बल्कि जो कुछ बचा खुचा असासा है, जायदाद है, उस पर भी ख़तरे की तलवार लटक जाएगी और वो आपके हाथों से निकल जाएगा। गलतियाँ तो माजी में लोगों ने की है, वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार रहे हैं उनको जो जिम्मेदारी निभानी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वक्फ बोर्ड का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, मुतवल्लियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब तो जिम्मेदारी निभाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस कानून के खिलाफ मजबूत एहतजाज की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ केस को पेश किया गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के फेवर में आता है या फिर मुसलमानों के पिटिशनर ने या मुसलमानों के लॉयर्स ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ दलीलें पेश की है उनको सीरियस लिया जाएगा और मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। सरकार की पूरी प्लानिंग और मनसूबा बंदी है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर स्टे ना लगाए, इस पर पाबंदी ना लगाए, इसको बहाल कर दिया जाए। पिछले दिनों में बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता धमकी भी दी जा चुकी है लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना किसी दबाव में नहीं आए थे, किसी के झांसे में वो नहीं आए थे और उन्होंने जो कहा था, जो तबसरा किया था, वही फैसला सुनाया। अब देखना यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई क्या तबसरा करते हैं, किस तरह का फैसला सुनाते हैं। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।